हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञानेशन क्लासेस। आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नेशनलिज्म का मीनिंग क्या है। देखिए, नेशनलिज्म का मतलब है कि एक इंसान जो अपने देश के प्रति जो गर्व, अपने प्यार जो दिखाता है या जो अपनी देशभक्ति दिखाता है, वो हमारा नेशनलिज्म कहलाता है। तो बेसिकली हम यहां देखेंगे, इट इज डिस्क्राइब एज द फीलिंग व्हेन पीपल ऑफ अ कंट्री डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन बिलोंगिंग। यहां पे कॉमन बिलोंगिंग का मतलब ये है कि जो ये लड़ाई है ना, सबकी कॉमन है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि किसी की कुछ अलग लड़ाई है, क्योंकि ये लड़ाई एक कॉमन बंदे से है। ठीक है, एक कॉमन पर्सन से है। और उसके बाद कह रहा है कि एंड आर यूनाइटेड इन अ कॉमन थ्रेड। ठीक है, कोई एक ऐसी प्रॉब्लम जो सबके लिए सेम है। ठीक है, एक कॉमन जो चीज है, ठीक है, सबको प्रॉब्लम दे रही है। तो आगे कह रहा है देयर स्ट्रगल्स यूनाइट देम एंड दे टेंड टू फॉर्म अ कॉमन आइडेंटिटी। तो ये जो स्ट्रगल करते हैं, ये जो भी आंदोलन करते हैं, जो मूवमेंट्स है इनकी, उन सब में ये लोग एक साथ आते हैं। ठीक है, और इस लड़ाई के अगेंस्ट लड़ते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं हम इसका। तो हम इस चैप्टर में जैसे देखते हैं कि जो हमारे टॉपिक्स है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सत्याग्रह, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, वो है इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इसमें मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। आपको ये पता होगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, वो 1914 से 1918 के बीच लड़ी गई थी। और ये दो ग्रुप्स के बीच में लड़ी जा रही थी। एक ग्रुप था अलाइड पावर और दूसरा ग्रुप था हमारा सेंट्रल पावर। ओके, पहला था अलाइड पावर, दूसरा था सेंट्रल पावर। अलाइड पावर के अंदर जो कंट्रीज थी, वो थी हमारी यूएसए, दूसरी कंट्री थी यूएसएसआर, जिसको आज आप रशिया के नाम से जानते हैं, तीसरी थी ब्रिटेन और चौथी थी जापान। सेम यहां पे जो आपकी सेंट्रल पावर है, यहां पे जो कंट्रीज थी वो थी जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन और ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर जो है हमारा टर्की है। ओके, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। इसका छोटा सा एक जो है पार्ट है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो अब आप यहां पे एक चीज ध्यान से देख सकते हैं कि इस वॉर के अंदर जापान भी है। जापान का इस वॉर में होने का मतलब यह था कि इंडिया का इनडायरेक्टली इससे रिलेशन होना वॉर से। क्यों? क्योंकि जो इंडिया है वो एज ए कॉलोनी था किसकी? ब्रिटेन की। ब्रिटेन की कॉलोनी होने की वजह से जो ब्रिटेन है वो इंडिया को यूज कर रहा था इस वॉर में। अब वो कैसे यूज कर रहा था, वो आइए आप देखिए। वो इसको यूज कर रहा था, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर। ऑब्वियसली बात है कि जब एक वॉर हो रही है तो वहां पे आपको खर्चा चाहिए अपने लड़ाई के लिए। अब वो पैसा कहां से आएगा? तो वो पैसा इनको कहां से मिल रहा था? सबसे पहले ये जो कंट्रीज थी वो लोन फाइनेंस करा रही थी। पैसा तो चाहिए वॉर के लिए। और दूसरा क्या हो रहा था कि ये जो है टैक्स इंक्रीज कर रहे थे। ठीक है, और इंडिया के अंदर इनका रूल है, तो इंडिया में जो भी इनको चीज मिलती है, मतलब जहां पे भी ये ट्रेड करते हैं, जैसा भी कुछ होता है, वहां पे इन्होंने टैक्स इंक्रीज करना चालू कर दिया। बाद में इन्होंने क्या करा, कस्टम ड्यूटीज उनको बढ़ा दिया और इनकम टैक्स इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिए। ये पहले इनकम टैक्स नहीं लिया करते थे, लेकिन जो है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, अपना पैसा बनाने के लिए, इन्होंने इनकम टैक्स जो है स्टार्ट कर दिया। जो यहाँ पे प्राइस थे, ठीक है, इसेंशियल चीजों की, वो जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। और ये कहा जाता है कि 1913 से लेकर 1918 तक, 1913 से लेकर 1918 तक जो प्राइस थे वो डबल हो चुके थे। जो पहले प्राइस हुआ करते थे उनसे डबल हो चुके थे। इसके बाद ये बताता है कि फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ रूरल पीपल इन आर्मी वाज अनदर कॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड एंगर अमॉन्ग द पीपल। मींस जो यहाँ पे लोग हैं, वो क्या हो रहा था कि इनको जबरदस्ती है ना आर्मी में है ना ज्वाइन कराया जा रहा था। कौन से लोगों को? जो इंडियंस है उनको जबरदस्ती यहाँ पे ज्वाइन कराया जा रहा था। अब हो क्या रहा है कि जबरदस्ती ज्वाइन करा रहे जो नहीं भी जाना चाहते, क्योंकि उनको अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ेगा और ये भी नहीं पता कि वो आगे उनसे मिल पाएंगे भी नहीं मिल पाएंगे। ओके, अब इसमें भी मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि 1918 से 1919 एंड 1920 से 21, ये टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड था जहां पे हम ये देख रहे थे इंडिया के अंदर फूड शॉर्टेज थी। पहले फूड शॉर्टेज तो पहले से आने लग गई थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, इंडिया के बहुत पार्ट्स में क्रॉप फेलियर हो गया था। ओके, क्या हो गया था? क्रॉप फेलियर हो गए थे। ठीक है, तो इससे फार्मर्स की लाइफ पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा और क्रॉप फेलियर होने की वजह से फूड शॉर्टेज हुई। फूड शॉर्टेज हुई तो यहां पे क्या हुआ, फेमाइन आई। फेमाइन मतलब अकाल आया।
लोगों को खाना नहीं मिला, खाने की कमी हो गई। और दूसरा ये बताया जाता है कि यहां पे बीमारी इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक महामारी ये स्टार्ट हुई उस टाइम पे। इस महामारी से भी लोगों को बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ, बहुत लोग मारे गए इस महामारी पे। और 1921 का सेंसस ये बताता है कि इंडिया के अंदर उस टाइम पे 13 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी इस फेमाइन की वजह से, प्लस कुछ इस बीमारी की वजह से। ओके, तो ये डेटा है जो आप एज इट इज यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के आंसर्स के अंदर, जो बहुत अच्छा आपका जो है एक रोल प्ले करेगा। नाउ नेक्स्ट अब हम आते हैं हमारे द आइडिया ऑफ द सत्याग्रह। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सत्याग्रह। तो ये सत्याग्रह बेसिकली था क्या, ये आपको पता होना चाहिए कि जो महात्मा गांधी है वो इंडिया में जनवरी 15 में आ गए थे। 1915 में जो है महात्मा गांधी जो है इंडिया के अंदर आ गए थे। महात्मा गांधी पहले थे कहां, तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे। और आपको यह बात पता होनी चाहिए कि साउथ अफ्रीका में एक मूवमेंट चल रही थी जो एपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट थी। एपार्थाइड सिस्टम क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, जो लोगों के कलर है, स्किन कलर है, उस बेसिस पे वहां पे उनको डिस्क्रिमिनेट करा जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। ओके, तो उस जो वहां पे मूवमेंट थी वहां पे महात्मा गांधी ने भी अपना एक रोल प्ले करा था। और 1906 के अंदर महात्मा गांधी ने सबसे पहले वहां पे सत्याग्रह चलाया था। ओके, 1906 के अंदर महात्मा गांधी जी ने वहां पे जो है सबसे पहले सत्याग्रह चलाया था और सत्याग्रह सक्सेसफुल हुआ था। ओके, और बहुत अच्छा रहा था वहां पे। ठीक है, महात्मा गांधी जी को इस चीज के लिए अप्रिशिएट भी किया गया था। तो यहां पे देखो आपको बताया गया है हिज हिस्टोरिक फाइट फॉर द इंडियंस इन साउथ अफ्रीका वाज वेल नोन एंड हिज नोबल मेथड ऑफ मास एगिटेशन। मास एगिटेशन का मतलब है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ आके किसी एक जो आपको दबा रहे लोग, ठीक है, या आपको जो आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं उनके अगेंस्ट हो जाए, ठीक है, तो वो इन्होंने स्टार्ट करा था और इसी को इन्होंने सत्याग्रह नाम दिया था। ठीक है, और इसका एक अच्छा रिजल्ट भी आया था। देन उसके बाद the idea of सत्याग्रह emphasize the power of the truth and the need to search for the truth। जो सत्याग्रह है इसका बेसिक सा मीनिंग ये बता रहा है आपको कि आप जो है सच्चाई की पावर, जो मतलब जो पावर आपकी किसकी, सच्चाई की, ठीक है, उस पर आप एम्फेसाइज कीजिए। और प्लस क्या होता है कि आप जो है सच को ढूंढिए। अगर आप सच की राह पे चलेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, ये महात्मा गांधी जी का कहना था। ओके, तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो हमारे इंडिया के अंदर 3 मूवमेंट चली थी सत्याग्रह जो महात्मा गांधी जी ने चलाई थी, वो कौन कौन सी थी। तो 1917 के अंदर महात्मा गांधी जी सबसे पहले गए थे चंपारण, जो बिहार के अंदर है। यहां पे हुआ क्या था कि जो ब्रिटिशर थे वो फोर्सफुली यहां पे ओपियम, जिसको नील कहा जाता है, नील की खेती करा रहे थे, ठीक है, इंडियन से। अब इससे होता क्या है कि फोर्सफुली अगर वो खेती उससे करा रहे हैं, ठीक है, फार्मर से, तो इसकी जो खेती है उस खेती की वजह से जो फर्टिलिटी है, ठीक है, सॉइल की, वो खराब हो जाती है। ये जो क्रॉप ग्रो करी जाती है, इस क्रॉप की वजह से क्या होता है कि इसकी जो फर्टिलिटी है वो खराब हो जाती है। तो फार्मर्स को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था इससे। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था कि यहां पर जाके जो है वहां पे पेजेंट्स को इंस्पायर करा था कि वो यहाँ पे जो स्ट्रगल करे, सॉरी मतलब कि यहाँ पे वो क्या करे कि इनके अगेंस्ट जाए। ठीक है, टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम, कि जो प्लांटेशन सिस्टम था, ठीक है, इसके जो है अगेंस्ट जाए कि हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, आप उसको अपोज करो, ब्रिटिशर के अगेंस्ट जाओ। देन द मेथड ऑफ सत्याग्रह वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इफ समवन इज फाइटिंग फॉर अ ट्रू कॉज देयर इज नो नीड टू यूज एनी फिजिकल फोर्स टू फाइट द ऑप्रेसर। तो देखो वैसे सत्याग्रह की एक डिफाइन भी बता रखी है कि बेसिकली सत्याग्रह का मतलब क्या है कि अगर आप बेसिकली अपने सच्चाई के बल पर लड़ रहे हैं, ठीक है, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको कभी भी फिजिकल होने की वो जरूरत नहीं है, मतलब आपको वहां पे जो है अपने मतलब हथियार की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बिना उसके भी लड़ाई कर सकते हैं। ठीक है, सच्चाई पे रह के भी लड़ाई कर सकते हैं। तो गांधी जी बिलीव दैट अ सत्याग्रह कुड विन अ बैटल थ्रू नॉन वायलेंस दैट इज विदाउट बीइंग एग्रेसिव और रिवेंजफुल। मींस तो गांधी जी का कहना यह था कि अगर आपको जो है जो आपको अगर लड़ाई करनी है तो आप नॉन वायलेंट होकर रहिए। ठीक है, मतलब आप वहां पे हथियारों का यूज मत कीजिए, आप बिना उसके भी जीत सकते हैं, बस सच्चाई की राह पे चलते जाइए। उन्होंने ये बात बोली थी। ओके, तो पहली मूवमेंट हमने देखी कहां पर हुई थी, चंपारण बिहार के अंदर। सेकंड जो है महात्मा गांधी जी कहां पे गए थे, हमारे 1918 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कहां पर है हमारे गुजरात के अंदर है, यहां पे गए थे। यहां पे क्या हुआ था कि जो किसान है,
ठीक है, उनकी क्रॉप फेल हो गई थी। अब क्रॉप फेल हो गई थी और वहां पे होता क्या था कि जो ब्रिटिशर है वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। अब क्रॉप फेल होने की वजह से जो है वो रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे, तो इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी किसानों को। तो महात्मा गांधी जी यहाँ पे गए थे और यहाँ पर जाके भी उन्होंने सत्याग्रह जो है मूवमेंट स्टार्ट करी थी, और इस मूवमेंट की वजह से जो है यहाँ पे भी उनको सक्सेस मिली थी। एक तो उनको यहाँ पे सक्सेस मिली, सेकेंडली यहाँ पे भी सक्सेस मिली, इनका जो रेवेन्यू है वो माफ हुआ किसानों का। और उसके बाद जो तीसरी मूवमेंट है वो उन्होंने चलाई थी अहमदाबाद गुजरात के अंदर, जहां पे कॉटन मिल वर्कर्स जो थे, जो कॉटन मिल के अंदर जो काम करते थे, वहां पे जो वर्कर है उनके साथ बहुत ज्यादा जो है डिस्क्रिमिनेशन होता था। फॉर एग्जांपल जैसे कहा जा सकता है कि मतलब कि उनको जो है पैसे सही से नहीं मिल रहे। फॉर एग्जांपल जो उनके वेजेस है, ठीक है, वो उतने नहीं है जितने उनके काम है, ठीक है, लंबे लंबे घंटों तक काम कराया जा रहा है, उनको उतने जो है उनको पैसे पे नहीं करे जा रहे। तो महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे भी अपनी जो है मूवमेंट स्टार्ट करी और यहाँ पे भी उनको सक्सेस मिला। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी जी ने तीन मूवमेंट जो है चलाई, चंपारण बिहार के अंदर, ओके, ओपीएम कल्टीवेशन के अगेंस्ट, ठीक है, प्लांटेशन के अगेंस्ट। सेकंड था जो पीजेंट मूवमेंट थी जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात के अंदर वहां पे चली थी, जहां पे जो है क्रॉप फेल होने की वजह से वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। और तीसरा जो है मिल वर्कर जो अहमदाबाद के अंदर जो इनको वेजेस है जो प्रॉपर नहीं दिए जा रहे थे उसके अगेंस्ट। अब ये तो बेसिक सी बात है देखो कि अगर ये सब कुछ चल रहा है इंडिया के अंदर तो ब्रिटिशर अब शाम तो बैठेंगे नहीं, तो ब्रिटिशर कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो ब्रिटिशर ने क्या करा, इनके अगेंस्ट एक जो एक्ट लेकर आया जिसको नाम था रॉलेट एक्ट। ओके, ये एक्ट था क्या, पहले ये देखते हैं कि इस एक्ट को जो है जो रॉलेट एक्ट है ये इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल ने उस वक्त पास करा था 1919 के अंदर। इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल का मतलब है कि जो उस टाइम पे इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट थी, किसकी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये जो बिल पास किया था। इसका मतलब था द इंडियंस मेंबर डिडंट सपोर्ट द एक्ट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया कभी भी इसके सपोर्ट भी नहीं था इस एक्ट के। और ऑब्वियसली बात है कि उनसे बिना पूछे भी चीज करी गई थी, क्योंकि कुछ मेंबर हमारे ऐसे भी थे जो उनके साथ थे ब्रिटिशर के साथ, लेकिन उनका इन्वॉल्वेशन नहीं था इसके अंदर। So the act gave enormous power to British government to repress political activities। मतलब इस एक्ट के बेस पे ये था कि जो गवर्नमेंट है वो जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, ठीक है, उनको दबा सकती है। और अगर कहीं पे भी उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी उनका अगेंस्ट हो रहा है, ब्रिटिशर के अगेंस्ट हो रहा है, तो बिना ट्रायल के वो उन लोगों को 2 साल के लिए जेल में बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे यहाँ पे नेता है उनको पकड़ के, चाहे नेता नहीं है, अगर उनको लगता है कॉमन पर्सन भी है, अगर वो भी उनके अगेंस्ट है, ठीक है, तो उनको भी पकड़ के जेल में डाल सकते हैं, वो भी 2 साल के लिए, और कोई ट्रायल नहीं। वो खुद को साबित नहीं कर पाएगा कि मैं दोषी हूं भी या नहीं। ठीक है, तो यहां पे ये बताया गया एंड इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये वही पॉइंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, तो गांधी जी सत्याग्रह अगेंस्ट रॉयल एक्ट। अब हुआ क्या कि ये जो हुआ, ये जितना भी ब्रिटिशर ने करा, तो अब ये हम सहेंगे तो नहीं कि आप हमारे साथ जितना ये सब कर रहे हो और हम इसके अगेंस्ट कुछ बोले भी ना। तो गांधी जी ने सत्याग्रह के अगेंस्ट रॉयल एक्ट, सॉरी, जो रॉयल एक्ट है उसके अगेंस्ट सत्याग्रह जो है स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या था, सबसे पहले 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने एक नेशनल वाइड सत्याग्रह जो है स्टार्ट करा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी पीछे जो हमने सत्याग्रह देखे वो नेशन वाइड नहीं थे, मींस वो हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में करे गए थे, लेकिन ये पहला सत्याग्रह ऐसा था जो ऑल ओवर द कंट्री में जो है स्टार्ट करा गया था, जिसमें क्या हुआ था कि हम लोगों ने जो है बहुत ज्यादा जो है वहां पर आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, जिसमें हमने स्ट्राइक्स करी थी। स्ट्राइक्स किस किस तरीके से करी थी कि जैसे हमारे यहाँ पे जो शॉप्स है लोगों ने बंद कर दी, ठीक है, और हड़तालें कर दी जैसे आपको पता है, ठीक है, और जो यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी जो प्रैक्टिस है वो छोड़ दी, ठीक है, बच्चों ने कॉलेज स्कूल्स जो है वो छोड़ दिए, ठीक है, और जो रेलवे है वहां पे स्ट्राइक करी गई। तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि द कॉल ऑफ अ स्ट्राइक ऑन 6 अप्रैल गॉट अ ह्यूज रिस्पांस, लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और पीपल केम आउट इन सपोर्ट इन वेरियस सिटीज, शॉप्स वर शट डाउन एंड वर्कर्स इन रेलवे वर्कशॉप्स वर ऑन अ स्ट्राइक। ठीक है, और जो रेलवे है वो क्या करी गई कि वो लोग भी जो है स्ट्राइक पे चले गए। ठीक है, अब द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन द नेशनलिस्ट। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझना, ब्रिटिशर को ये लग रहा था कि जो ये जितना भी चल रहा है, ठीक है, तो ये हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम को खराब ना कर दे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे उनको भी कम्युनिकेशन सिस्टम जो उनकी जो लाइंस थी, ठीक है, उनको खराब ना कर दे ये लोग। तो उन्होंने क्या सोचा कि इसको किसी ना किसी तरीके से दबाना पड़ेगा।
तो सेवरल लोकल लीडर्स वर अरेस्टेड, ठीक है, बहुत सारे जो वहां के लोकल लीडर्स है अमृतसर के अंदर उनको अरेस्ट करा गया, प्लस महात्मा गांधी जी को दिल्ली में आने से जो है मना कर दिया गया कि उनको दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। ओके, अब तो इसके बाद क्या हुआ कि ये सब देखते हुए जब ब्रिटिशर को ये लगा कि ये लोग तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो उन्होंने एक लॉ पास कर दिया जिसका नाम था मार्शल लॉ। मार्शल लॉ में बेसिकली था क्या कि अगर कोई भी लोग ग्रुप के फॉर्म में कहीं मिलते हैं, ठीक है, तो ये समझा जाएगा कि वो ब्रिटिशर के अगेंस्ट कुछ ना कुछ जो है षड्यंत्र रच रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि यहाँ पे एक इंसिडेंट आपको बता रखा है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो इसमें था क्या कि ऑन 10th अप्रैल in 1919 in Amritsar the police fired upon a peaceful procession। 10 अप्रैल 1919 को ब्रिटिशर ने क्या करा था कि जो वहां पे एक सभा थी, ठीक है, मतलब एक रैली निकल रही थी, तो उसके ऊपर पुलिस वालों ने जो है फायरिंग कर दी। अब ये चीज तो सही नहीं है ना कि वो नॉन वायलेंट तरीके से अपने जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप उनके ऊपर फायरिंग कर दो, और अभी मार्शल लॉ अप्लाई नहीं हुआ था। तो हुआ क्या, इस चीज को देखते हुए लोग बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने क्या करा कि अब तोड़फोड़ मचाना चालू कर दिया लोगों ने, ठीक है, मतलब आपको पता ही है मतलब वो अपना गुस्सा किस तरीके से दिखा रहे थे, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ पास कर दिया, ठीक है, अमृतसर में, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी कमांड है वो किसको दे दी, आर्मी को, और आर्मी के जनरल कौन थे उस टाइम पे, जनरल डायर। तो द इनफेमस जो शॉकिंग जलियांवाला बाग मैसेकर है वो इसी टाइम पे हुआ था 13 अप्रैल को, द डे ऑन विच बैसाखी इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब। हुआ क्या था कि यहाँ पे एक बाग है जलियांवाला बाग, ठीक है, अमृतसर के अंदर। वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे, बैसाखी का मेला लगा हुआ था वहां पे, वो लोग जो है अपना मेला जो है मना रहे थे। वहां पे कुछ लोग थे जो ब्रिटिशर के जो चीजें चला रहे हैं ब्रिटिशर हमारे ऊपर इंपोज कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बातचीत भी कर रहे थे। तो ये बात जनरल डायर को पता चलती है। अब जनरल डायर क्या करता है कि जलियांवाला बाग में जाते हैं, ठीक है, और वहां पे जो उसकी एग्जिट है उसको बंद कर देते हैं। बाकी तो वो सारी तरफ से दीवारों से घिरा हुआ ही था, और उन्होंने क्या करा वहां पे जाके उसको बंद करा दिया, ठीक है, और वहां पे लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करवा दी, ठीक है। जितने भी इनोसेंट लोग थे वो सब मारे गए उसमें, ठीक है। तो जैसे अ क्राउड ऑफ विलेजर्स केम टू पार्टिसिपेट इन अ फेयर इन जलियांवाला बाग, इट वाज एनक्लोज फ्रॉम ऑल साइड्स विद नैरो एंट्री पॉइंट, ठीक है। ये जो है एक पॉइंट, मतलब जो इसकी एंट्री है वो एक छोटी सी थी, ठीक है, और कहा जाता है कि वो इसकी एग्जिट भी थी, तो एक ही एंट्री एग्जिट थी इसकी। एंड जनरल डायर ने उसको जो है एग्जिट पॉइंट को बंद कर दिया और ओपन फायर चला करवा दी लोगों के ऊपर। हंड्रेड्स ऑफ द पीपल वर किल्ड इन दैट इंसिडेंट, ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। और हुआ क्या, पब्लिक रिएक्शन टू द इंसिडेंट टुक अ वॉलेंट टर्न इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया जो है वहां पे अब लोगों को गुस्सा है इस चीज को लेकर कि ऐसा क्यों करा इन्होंने, ठीक है। तो वही अब ये और ज्यादा एग्रेशन दिखाई लोगों ने, ठीक है, बहुत ज्यादा लोग जो है मतलब रोड पे निकल आए, ठीक है। उन्होंने जो बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक करना चालू करा, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के ऊपर अटैक करना चालू करा, ठीक है। जिस तरीके से गुस्सा दिखा सकते थे तो उन्होंने दिखाया, और साथ ही साथ ब्रिटिशर ने भी उसी तरीके से इसको जो है हैंडल करा। कैसे, उन्होंने सिपाहियों को सैल्यूट करवाया, नाक रगड़वाई, क्रॉल कराया लोगों को, ठीक है। तो ये सब हुआ। अब ये सब देखते हुए महात्मा गांधी जी ने ये देखा कि यार ये जो चल रहा है, ठीक है, मैं कभी भी नहीं चाहता था कि जो मेरी मूवमेंट है वो वॉलेंट हो। तो उन्होंने जो अपनी जो सत्याग्रह है, ठीक है, उस टाइम पे उनको वापस ले लिया। क्यों, क्योंकि महात्मा गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि ये जो इनकी नॉन वॉलेंट मूवमेंट है वो वॉलेंट में कन्वर्ट हो। ओके, अब नेक्स्ट है, अब ये अगला टॉपिक हमारा खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत था क्या, तो अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि टर्की का भी एक रोल था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर के अंदर, और उसका इंपैक्ट आगे भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो हुआ क्या था, ऑटोमन एम्पायर जिसको टर्की हम कहते हैं, तो वहां पे जो उनके जो लीडर जो होते हैं, ठीक है, उस कंट्री के, उनको खलीफा कहा जाता है। ओके, और ये जो मुस्लिम्स हैं, ठीक है, उनके वो जो है वो अपना हेड मानते हैं, उनको बहुत रिस्पेक्टफुल मानते हैं उनको। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर के अंदर जो मैंने आपको बताया सेंट्रल पावर हार गई थी। अब अगर सेंट्रल पावर हार गई है तो मींस ये तो पता ही है कि अब जो भी उसमें था सेंट्रल पावर के अंदर, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि सेंट्रल पावर में हमारी कौन कौन सी कंट्रीज थी, हमारी जो कंट्रीज थी यहाँ पे वो थी जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन, ऑटोमन एम्पायर। अब अगर ये हार गई है तो ये एक अफवाह फैली कि इनके साथ बहुत हार्श ट्रीटरी करी गई है, ठीक है, मतलब खलीफा के साथ बहुत बुरा बुरा हुआ है। तो मुस्लिम कम्युनिटी कभी नहीं चाहेगी कि जो उनके लीडर है जिनको वो बहुत अच्छा मानते हैं, उनकी बहुत अच्छी इमेज है, उनके साथ ऐसा हो, ठीक है। अब आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिए कि यहाँ पे जो एक हुआ है
वो किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि हम जो बेसिकली पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, ब्रिटेन के लिए, ठीक है। अब ब्रिटेन हमारे साथ भी गलत कर रहे हैं, ठीक है। ब्रिटेन जो है मुस्लिम, जो लगता है उनको मुस्लिम को कि उनके साथ भी उन्होंने गलत किया, ठीक है। तो हम दोनों के कॉमन एनिमी जो है ब्रिटेन हो गया, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम्स का, ठीक है। अब अगर कॉमन एनिमी है तो इसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो है एक मूवमेंट हमने जो है स्टार्ट करी, वो थी खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया था खिलाफत इशू गेव महात्मा गांधी एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म, कि इसमें ये चीज हुई कि जो हिंदू और मुस्लिम है वो एक साथ आ सकते हैं, ठीक है, जिसमें एक साथ मास एगिटेशन हो सके, ठीक है, मास मूवमेंट हो सके बड़े पैमाने पे। और महात्मा गांधी चाहते थे कि सत्याग्रह से भी ऊपर जो है एक मूवमेंट में चलाऊं, जिससे हमारे को जितना जल्दी हो सके सक्सेस मिले, ठीक है, ब्रिटिशर से हमारे को आजादी मिले। तो द ऑटोमन टर्की वाज बैडली डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो मैंने अभी आपको बताया। तो देयर वाज र्यूमर कि यहाँ पे एक अफवाह थी अबाउट अ हार्श पीस ट्रीटी लाइकली टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्पायर who was spiritual head of the Islamic world, ठीक है, जिनको खलीफा कहा जाता था। तो इनके साथ बहुत ज्यादा जो है जो हार्श ट्रीटी करी गई है, जो इनको पसंद नहीं आई, ठीक है। देन अब खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड, ठीक है। तो बॉम्बे के अंदर एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था खिलाफत कमेटी, ओके, मार्च 1990 में बनाई गई। किस चीज के लिए, टू डिफेंड द खलीफा, किसको बचाने के लिए, खलीफा को डिफेंड करने के लिए, ठीक है। अब दिस कमिटी हैड लीडर्स लाइक द ब्रदर्स, ठीक है। इसमें देखो बड़े बड़े जो लीडर्स थे, तो उनमें से आपको जो दो लीडर्स के बारे में बता रखा है, दोनों ब्रदर है, ठीक है। एक का नाम है शौकत अली और एक का नाम है मोहम्मद अली, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी के साथ मिलके इन्होंने जो है मूवमेंट स्टार्ट करी, और महात्मा गांधी जी से पूछा कि हम क्या कर सकते हैं कि जिस तरीके से कि जो है हम इनसे छुटकारा पा सके, ठीक है, और जो हमारे से जितना भी गलत हो रहा है, ठीक है, हम उसको भी बचा सके। तो यही कहा गया कि हम मास मूवमेंट करते हैं, ठीक है, एक बड़े लेवल पे मूवमेंट होगी तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। तो दे ऑल्सो वॉन्टेड महात्मा गांधी टू टेक अप द कॉज टू बिल्ड अ यूनाइटेड मास एक्शन। तो ये वही चीज आ गई कि चाहते थे कि ऐसा एक्शन हो, ठीक है, जो हम सब मिलके एक साथ है। तो महात्मा गांधी जी ने यही कहा कि अगर हम हिंदू मुस्लिम एक साथ हो जाए तो हम मिलके इस चीज को जितना जल्दी हो सके, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। तो एट द कैलकाटा सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920 द रिजोल्यूशन वाज पास्ड टू लॉन्च अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ द खिलाफत एंड द ऑल्सो फॉर द स्वराज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कलकत्ता सेशन के अंदर एक मूवमेंट स्टार्ट करी गई, ठीक है, जिसमें हुआ क्या कि सॉरी यहाँ पे एक रिजोल्यूशन पास करा गया जिसमें हुआ क्या कि नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट है ये स्टार्ट करी गई, और दूसरा किसके लिए, खिलाफत और स्वराज के लिए, ठीक है। स्वराज मीन सेल्फ रूल, हमें अपना सेल्फ रूल चाहिए, ठीक है, हमें इनसे आजादी चाहिए, हम नहीं चाहते कि हमारे पर कोई रूल करे, ओके। और किसके लिए, नॉन कोऑपरेशन। अब देखो मैं भी समझाता हूँ कि नॉन कोऑपरेशन बेसिकली है क्या। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नॉन कोऑपरेशन ही है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, देखो सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो मतलब आप कॉपरेट ना करो किसी के साथ, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने ये बात बहुत पहले कह दी थी, और कब कही थी, इन्होंने 1909 में अपनी बुक जिसका नाम था हिंद स्वराज, ओके, उसमें इन्होंने एक बात कही थी कि हमारे इंडिया के अंदर जो ये रूल है ये क्यों बढ़ा ब्रिटिशर का, वो हमारी वजह से बढ़ा क्योंकि हम लोगों ने उनको कॉपरेट करा, ठीक है। अगर हम उनके साथ कॉपरेट नहीं करते तो शायद ये हम आगे इतना नहीं पहुंच पाते, हमारे साथ इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने यह कहा कि इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज जो 1919 में लिखी थी, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस, हमारे कॉपरेशन से हुआ है, एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन, ठीक है, और वो इसी वजह से यहाँ पे टिका हुआ है क्योंकि हम लोगों ने उसके साथ कॉपरेट किया था। तो अब आगे कह रहा है इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट, अगर इंडियन आज भी इसको रिफ्यूज कर दे कि हम आपके साथ नहीं रहे, ठीक है, मतलब हम आपकी किसी भी चीज में कॉपरेशन नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ये रूल जो इंडिया के अंदर चल रहा है वो कोलैप्स हो जाएगा विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर हमें स्वराज मिल जाएगा, हमें अपना सेल्फ रूल मिल जाएगा, ठीक है, हम किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहेंगे, ओके। तो ये चीज यहां पे बता रखी है। तो गांधी जी बिलीव दैट इफ इंडियंस बिगिन टू रिफ्यूज टू कोऑपरेट द ब्रिटिश रूलर विल हैव नो अदर वे देन टू लीव इंडिया, और वही बेसिक सी बात कि अगर इंडियंस इनको कॉपरेट ही ना करे तो ये इनके पास कोई चारा नहीं रहेगा यहां से जाने के, ओके। नाउ नेक्स्ट सम ऑफ द प्रपोजल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो अब इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में था तो अब क्या था कि अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपने स्टार्ट कर दी, अब किस किस तरीके से आप कोऑपरेट नहीं करोगे। तो यहां पे सबसे पहले आपको बता रखा है कि जो आपको टाइटल्स मिले, जो आपको टाइटल्स दिए गए, ठीक है, किसके द्वारा दिए गए, ब्रिटिशर के द्वारा दिए गए, जो अवार्ड्स दिए गए, ठीक है, आप उनको क्या कर दो, बाइकआउट कर दो, ठीक है, आप उनको वापिस दे दो,
जैसे यहाँ पे कहा गया बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आप अपनी सर्विस बॉयकॉट कर दो, आर्मी में मत जाओ, जैसा अभी हमने पीछे देखा था कि इंडियंस को आर्मी में ले जाया गया था और वो अभी भी यूज करते थे उनको, ठीक है, पुलिस में, ओके, कोर्ट्स के अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, ठीक है, स्कूल्स में, आप सब बॉयकॉट कर दो। अगर आप कोऑपरेट करोगे, ठीक है, तो आपके साथ हमेशा ऐसा होता रहेगा। अगर आप उनको कोऑपरेट नहीं करोगे तो आप बहुत जल्दी इनसे आजादी पालोगे। तो बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, ठीक है, जो विदेशी माल है, ठीक है, वो हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि ब्रिटिशर लाते थे वो लोग, ठीक है, आप अपने देश का माल यूज करो, जैसे खादी है हमारे देश की है, अब उसको यूज करो, ओके। लॉन्च फुल डिसऑबिडेंट मूवमेंट कैंपेन इफ गवर्नमेंट persisted with repressive measures। अब इन्होंने एक और बात बोली गांधी जी ने कि अगर गवर्नमेंट जो ब्रिटिश है, ठीक है, वो हमें दबाएगी, ठीक है, अगर हमारे साथ अत्याचार करेगी तो नॉन कोऑपरेशन तो चल ही रहा है, तो साथ में हम सिविल डिसऑबिडेंट मूवमेंट भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब द मूवमेंट इन द टाउन्स, तो इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। पीछे हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में देखा कि जो मुस्लिम्स और जो हिंदू है वो एक साथ मिलकर जो है मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। जो हमारी आईएनसी मींस इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो अभी भी इस मूवमेंट को जो है अप्रूवल नहीं दे रही थी, मतलब वो साथ में नहीं थी। ये रीजन ये था कि उस टाइम पे नवंबर 1920 में इलेक्शंस होने थे, ओके, काउंसिल इलेक्शंस होने थे, और कांग्रेस के टाइम पे वो ये चाहती थी कि अगर वो इलेक्शन में जीतती है और अगर वो पावर में आती है तो ब्रिटिश की पॉलिसीज जो हैं वो उनमें चेंजेस कर सकती हैं और अपने अकॉर्डिंग जो है वहां पे पॉलिसीज बनवा सकती हैं, वो ये चाहते थे। और दूसरा उनको ये लगता था कि जो ये मूवमेंट है वो वायलेंट होती जा रही है, ओके, तो इस वजह से वो इसके फेवर में नहीं आ रहे थे। लेकिन दिसंबर 1920 में वो लोग जो है जो कांग्रेस है उसने इसको अप्रूव कर दिया और ये मूवमेंट है ये अब बड़े लेवल पे चलने लग गई, ओके। अब हम ये पढ़ते हैं कि जो मूवमेंट है वो टाउन्स में कैसे स्टार्ट हुई, टाउन्स में इसका क्या इंपैक्ट रहा। सो द मिडिल क्लास स्टार्टेड द मूवमेंट and thousands of students, teachers, headmasters left government controlled schools and colleges, lawyers gave up their legal practices। और इसमें एक और चीज ये हुई थी कि जो ये लोग थे, ठीक है, उन्होंने वहां पे जो क्लॉज थे, ठीक है, उनको जलाया था, मतलब जो फॉरेन क्लॉज थे उनको जलाया था, इलेक्शंस को बाइकआउट किया था, और जो लिक्विड शॉप्स हैं उनको पिकेटिंग किया था। पिकेटिंग का मतलब होता है कि जो उनके आने जाने का रास्ता है, ठीक है, उसको बंद कर दिया था, जो शॉप्स के अंदर आने जाने का रास्ता उसको बंद कर दिया था। तो ये चीज हम जो है पहले भी पढ़ चुके हैं पीछे कि जितने भी स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, हेडमास्टर्स है, उन्होंने जो है जो ब्रिटिश कंट्रोल जो भी स्कूल से, कॉलेजेस से, उनको छोड़ दिया, लॉयर्स ने अपने प्रैक्टिस छोड़ दी, ओके, लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी गई, जो इलेक्शन है उनको जो है बाइकआउट करा गया। सेकेंड था in the economic front, the effects of the non-cooperation were more dramatic. The production of the Indian textile mills and handlooms went up when the people started boycott foreign goods। मतलब ये है कि फॉरेन गुड्स को जो है वो बाइकआउट कर रहे हैं, अब फॉरेन गुड्स नहीं खरीद रहे, तो इससे क्या हो रहा है, वो देश का कपड़ा खरीद रहे हैं। जो देश का कपड़ा क्या था, खादी था, अब वो लोग वो खरीद रहे हैं। अब उसको खरीदने से क्या हो रहा है कि हमारी जो खुद की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है, जो हाथ से बनने वाला कपड़ा है वो बढ़ रहा है, हमारी जो मील्स है, ठीक है, वो इंक्रीज हो रही है। प्लस जो ब्रिटिश इंपोर्ट करते थे बाहर से अपना जो कपड़ा, ठीक है, वो क्या हो रहा था, धीरे धीरे आधा हो गया, ठीक है, मतलब जो पहले वो इंपोर्ट करते थे वो धीरे धीरे करते करते आधा हो गया, 1921 तक आते आते, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ठीक है, वो क्या हो गया था, आधा हो गया था। उसके बाद देखते हैं, however this movement slowed down due to a variety of the reasons। अब देखो हुआ क्या कि ये जो मूवमेंट है ये धीरे धीरे स्लो होने लगी। इसका रीजन क्या था, जो ब्रिटिश के जो क्लोथ थे, फॉरेन गुड्स जो थे वो सस्ते हुआ करते थे एज कंपेयर टू हमारे खादी, क्योंकि हाथ से बनाए जाते थे, इसमें बहुत ज्यादा जो है टाइम लगता था, ठीक है, मेहनत का काम था, इसलिए महंगी थी। और जो हमारे यहाँ पे मिडिल क्लास है उससे भी जो बिलो फैमिली थी वो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, तो वो उनको कैसे खरीदेंगे, तो इसलिए ये हुआ कि खादी जो है वो एक्सपेंसिव हो गया। लेस इंडियन इंस्टीट्यूशंस फॉर द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स टू चूज फ्रॉम, मतलब हमारे यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन थे, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूशन थे बहुत कम थे जहाँ पे बच्चे और या टीचर अपनी जो है एक्टिविटी कर सके, तो वो उनके लिए सही नहीं था। सो दे वेंट बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड लॉयर्स जॉइंट बैक गवर्नमेंट कोर्स। तो मतलब इन्होंने क्या करा, इनका जितना भी जो प्रोसीजर पहले चल रहा था ब्रिटिशर्स के वहां पे जो काम कर रहे थे वो दोबारा से वैसा हो गया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नाउ रिबेलियन इन द कंट्री साइड। अब इसमें क्या है,
तो अब पीछे हमने टाउन्स के बारे में पढ़ा कि टाउन्स में क्या था, किस तरीके से क्या हुआ। अब हम कंट्री साइड के बारे में पढ़ते हैं। कंट्री साइड मतलब जो हमारे छोटे एरियाज है, ठीक है, वहां पे क्या हुआ था। सो द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड वेयर पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स हु आर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब है कि जो किसान हो गए, ठीक है, ट्राइबल्स है, ओके, अब वो इस मूवमेंट को किस तरीके से चला रहे हैं। तो the peasants movement started against talukdar and landlords who demanded high rent and a variety of the other cesses। मतलब यहाँ पे जो किसान थे वो तालुकदार और जो लैंडलॉर्ड्स उनसे दुखी थे। वो दुखी इसलिए थे क्योंकि ये लोग क्या करते थे, बहुत ज्यादा टैक्स लिया करते थे अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, जो ब्रिटिशर को इनको देना पड़ता था। और ब्रिटिशर कितना परसेंट ले रहे हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन ये उनसे कितना ले रहे हैं ब्रिटिशर को देने के लिए, क्या ये अपने पास रख रहे हैं कुछ, तो उनसे ये लोग बहुत परेशान थे। तो ये चाहते थे, इसमें इन्होंने अपनी डिमांड क्या रखी थी कि सबसे पहले जो रेवेन्यू है उसको रिड्यूस करा जाए और बेगार को एबोलिश करा जाए। ये बेगार का मतलब है कि आपसे जो है काम कराया जाएगा विदाउट वेजेस, बिना पैसे दिए आपसे काम कराया जाएगा। तो यहाँ पे बेगार का मीनिंग है एंड सोशल बाइकआउट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड सिस्टम। मतलब जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको क्या करना है, अब आपको जो है अब खत्म करना है। मतलब अब इनका जो भी अत्याचार हमारे ऊपर कर रहे हैं हम उसको नहीं सहेंगे। तो हुआ क्या, इनके लिए जो एक लीडर बनकर आए जिनका नाम था बाबा रामचंद्र, ओके, ये एक सन्यासी थे जो इनके लीडर बनकर आए और इन्होंने जो है बहुत साथ दिया इन लोगों का। अब इन्होंने यहाँ पे एक जो है मूवमेंट स्टार्ट करी। क्या मूवमेंट स्टार्ट करी, इन्होंने धोबी, ये एन नाई है, धोबी नाई बंद करा। धोबी नाई बंद का मतलब है कि यहाँ पे जो जितने भी लैंडलॉर्ड्स हो गए, जो हमारे जो लैंडलॉर्ड्स है, तालुकदार है, इनके जो काम किया करते थे धोबी नाई, ठीक है, ये इनके काम इन्होंने करना बंद कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने इनको अपनी तरफ से बॉयकॉट कर दिया। अब अगर इनका काम बंद कर देंगे तो इनको ये समझ आएगा कि हाँ कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो ये इस तरीके से इसको अपोज कर रहे थे। देन हुआ क्या, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है 1920 में जाकर जो इनकी जो मूवमेंट है, ठीक है, उनको ज्वाइन किया और इन्होंने इसको दूसरे लेवल पे स्टार्टेड गोइंग अराउंड द विलेजेस इन अवध टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस। मतलब इनकी प्रॉब्लम वहां जाके समझी, ओके, वहां पे इनके साथ जो है मिले। एंड इन अक्टूबर ही अलोंग विद फ्यू अदर्स सेट अप द औध किसान सभा। तो इन्होंने यहाँ पे जो है एक सभा बनाई जिसका नाम था औध किसान सभा। और धीरे धीरे ये जो सभा है बढ़ते 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 अराउंड 300 इसकी ब्रांच बन गई थी अलग अलग एरियाज के अंदर। एंड had been set up in 1921 the peasant movement spread and the houses of the talukdar and the merchant were attacked, bazaars were looted and grain boards were taken off। मींस अब क्या वही मूवमेंट धीरे 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 ये वॉलेंट होती गई। वॉलेंट हुई तो हुआ क्या कि वहां पे उन लोगों ने तालुकदारों के घर पे, जो मर्चेंट है उनके घरों पे हमले करे, ठीक है, उनके वहां पे लूट मचाई, बाजारों को लूटा, ठीक है, ग्रेन जो है वो खराब कर दिए। तो अब इसमें क्या हुआ कि इन द अर्ली 1920s अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट, ठीक है, ये गुरिल्ला मूवमेंट जो है अरुणाचल प्रदेश के जो है गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ओके, जहां पे क्या हुआ था, गुडेम हिल्स है, जो हमारी गुडेम हिल्स है, वहां पे मूवमेंट स्टार्ट करी गई थी आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, यहां पे क्या हुआ था कि द गवर्नमेंट स्टार्टेड क्लोजिंग डाउन फॉरेस्ट एरियाज ड्यू टू विच देयर लिवलीहुड वाज अफेक्टेड। ब्रिटिशर ने क्या करा था कि जो फॉरेस्ट है, ठीक है, उसको जो है बंद कर दिया था, क्योंकि ब्रिटिश अपने लिए जो है फॉरेस्ट को यूज कर रहा था, उनको टिम्बर की नीड थी। तो वो वहां पर जो है उनको जो जितने भी ट्राइबल्स थे जो फॉरेस्ट पे डिपेंड थे, जो वहां से वो लकड़ियां लाते थे अपने जानवरों के लिए, जो उनको चलाते थे वहां पे, और प्लस जो फ्रूट्स वगैरह लेकर आते थे, जो उनकी डे टू डे लाइफ है वहीं से चलती थी, उन्होंने उनको अंदर जाना मना कर दिया। ठीक है, तो इसलिए जो है वहां पे लोगों ने इसका जो है रिवोल्ट करा। और इनका जो एक लीडर है, जिनके लीडर बनकर आए, जिनका नाम था अलूरी सीताराम राजू, ठीक है, इन्होंने जो है वहां पर जो है इस जो ये मूवमेंट है उसको लीड करा। और कहा जाता है कि जो अलूरी सीताराम राजू है, ये कहते थे कि इनके पास बहुत ज्यादा जो है स्पेशल पावर्स है, स्पिरिचुअल पावर्स है। जैसे ये कहते थे कि एक गोली जो है, अगर एक बुलेट जो है वो भी इनका कुछ नहीं कर सकती है, ये अपन खुद को ये ऐसे दर्शाया करते थे। और साथ ही साथ ये बात ये भी बता रखी है कि ये महात्मा गांधी की जो मतलब उनको बहुत फॉलो करते थे, ठीक है, उनको बहुत मानते थे, लेकिन ये उनकी एक बात के अगेंस्ट थे। वो ये कहते थे कि महात्मा गांधी ने ये कहा है कि हमारी जो मूवमेंट है वो होनी चाहिए नॉन वॉयलेंट, लेकिन ये कहते थे कि हम विदाउट वॉयलेंट जो है कभी भी ब्रिटिशर को नहीं भगा सकते थे। ठीक है, तो अलूरी सीताराम जो राजू है उन्होंने ये बात कही थी। ओके, तो इन्होंने यहाँ पे एक जो मूवमेंट करी थी, उस मूवमेंट का नाम था गुरिल्ला मूवमेंट। ओके, तो इन्होंने वहां पे रिवोल्ट करा, और उसको देखते हुए हमने ये देखा कि यहाँ पे जो है इन्होंने बहुत ज्यादा जो है ब्रिटिशर के अगेंस्ट जो है चीजें करी। अब उसमें क्या हुआ, अलूरी सीताराम राजू को ब्रिटिशर के द्वारा पकड़ लिया गया, और उसके बाद
जो है इनको मार दिया गया। लेकिन जो अलोरी सीताराम राजू है, ठीक है, ये इन लोगों के लिए एज अ भगवान जो है साबित हुए। ओके, नाउ हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नाउ स्वराज इन प्लांटेशन। अभी प्लांटेशन क्या है? अब यहां पे ना आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, वेट मैं आपको दिखा दूं। हाँ, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इसमें था क्या, ब्रिटिशर ने ये एक एक्ट पास किया था। इस एक्ट में बेसिकली था क्या कि जो यहाँ पे जो प्लांटेशन वर्कर है, जो ये काम करते हैं, ये विदाउट परमिशन यहां से बाहर नहीं जा सकते। अगर ये ऐसा करते हैं तो उनके अगेंस्ट जो है एक्शन लिए जाएंगे। तो यहाँ पे इनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही थी। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, फ्रीडम मीन राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट एंड रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। तो प्लांटेशन वर्कर जो कहां पे थे, असम में जो है ये चलता था काम। तो इसमें ये था कि इनका मतलब था कि इनके लिए फ्रीडम का मतलब था कि अपने घर जो है जा सकते हैं, ठीक है, अपने घर वालों से मिल सकता है, जब काम हो तो काम के लिए आ जाएंगे। लेकिन इनके लिए ये नहीं था। इमिग्रेशन एक्ट जो है यहाँ पे पास कर दिया गया था, जिसके बेसिस पे ये लोग वहां जा नहीं सकते हैं, ठीक है, अपने घर वालों से नहीं मिल सकते कि यहाँ पर है, ठीक है। और वो कब जाएंगे, जब इनको परमिशन दी जाएगी। सो अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। अब after they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers left the plantations and headed home. अब जब इनको पता चला कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही है, ठीक है, हमारे देश में कुछ ऐसी एक मूवमेंट चल रही है, ठीक है, जिससे हमारे को फायदा होगा, तो इन लोगों ने जो अपने काम छोड़े और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। बट अनफॉर्चुनेटली दे नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन एंड वर caused by the police and brutally beaten up। मतलब ये रास्ते में इनको पकड़ लिया गया और इनको बहुत ही बेरहमी से मारा गया, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है इनको वहां पे मारा गया। अब इससे क्या हुआ कि हम देखते हैं कि ये तो पूरा इंसिडेंट था। अब इसके बाद एक इंसिडेंट और होता है, वो इंसिडेंट था चोरी चोरा इंसिडेंट। ओके, चोरी चोरा जो इंसिडेंट है वो 1922 गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में हुआ था। यहां पे था क्या कि यहाँ पे एक शांतिपुर जो है रैली निकल रही थी और उस शांतिपुर रैली के ऊपर पुलिस ने जो है हमला कर दिया था। अब महात्मा गांधी का कहना यह था कि जो भी हम जो मूवमेंट करते हैं, ठीक है, वो वायलेंट नहीं होगी, वो नॉन वायलेंट होगी। तो हम नॉन वायलेंट तरीके से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करा हमारे साथ। तो इन लोगों ने क्या करा, वहां पे जो एक पुलिस थाना था, ओके, उसको जला दिया और वहां पे बहुत सारे पुलिसकर्मी जल के मर गए। इस चीज को देखते हुए महात्मा गांधी को लगा यार जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है ये बहुत ज्यादा वॉलेंट होती जा रही है, ठीक है, और मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहता था। तो उन्होंने क्या करा, मूवमेंट को वापस ले लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नाउ अब इसके बाद हमारे पॉइंट है जिसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारी एक पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज का मतलब है सेल्फ रूल, हमें खुद का रूल चाहिए, ओके। और इस स्वराज पार्टी कब बनी थी, 1 जन 1923 को बनाई गई थी। इस पार्टी को जो है 2 पर्सन ने मिलकर बनाया था, सीआर दास बैनर्जी ने एंड प्लस मोतीलाल नेहरू जी ने, ओके। इन्होंने ये मिलकर ये पार्टी बनाई थी, ओके। और ये कहते थे कि देखो हम जो मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट से हमें लगता है कि शायद कभी हम जो है अपनी इंडिपेंडेंस ना पा पाए, ठीक है, हम जो है स्वराज को ना पाए, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि हमें ना इलेक्शंस के अंदर आएंगे, हम इलेक्शन में जीतेंगे और अगर हम गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो क्या होगा कि हम वहां पर जाके अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं और हो सकता है कि इन फ्यूचर हम यहां से अपनी जो है इंडिपेंडेंस ले सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे जो रेडिकल ग्रुप्स थे, ठीक है, जो गर्म दल कहते हैं, ठीक है, जो वॉलेंट होते थे, उनमें से जवाहरलाल नेहरू और जो हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, कि हम जो है इसके अगेंस्ट है, हम ऐसा नहीं करते, ओके। तो यहाँ पे उन्होंने जो है क्या करा कि उन्होंने बोला कि नहीं, हम इसके फेवर में नहीं है कि जो आप कहते हैं कि जो है हमें एक पार्टी बनाई जानी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने इसको जो है अपोज कर दिया था। अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट बता रहा है कि 2 फैक्टर्स दैट शेप इंडियन पॉलिटिक्स। उस टाइम पे हमारी जो पॉलिटिक्स है उसको 2 चीजों ने जो है शेप दी थी। वो क्या थी, पहला था द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। मींस 1929 में हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत डाउन गई थी। वो क्यों गई थी, उसका सबसे बड़ा पहला फैक्टर था कि जो एग्रीकल्चर प्राइस थे वो बहुत ज्यादा कम हो गए थे, ठीक है। जिस प्राइस पे जो पीजेंट है, जो किसान है, जो अपनी जो फसलों को बेचा करते थे, वो बहुत कम हो गए थे। दूसरा था एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा कम हो गया था, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट ये बता रहा है कि जो पीजेंट है वो अपनी क्रॉप्स को बेच ही नहीं पा रहे थे, ओके, वो अपने क्रॉप्स को बेच ही नहीं पा रहे थे। ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ पे हमारी जो इकोनॉमी है डाउन जाएगी एंड अनेबल टू पे रेवेन्यू। अब जब वो अपनी क्रॉप्स ही नहीं बेच पाएंगे, ठीक है, तो रेवेन्यू कहां से पे करेंगे। तो ये चीजें यहाँ पे चली। और इसी का जो सेकंड फैक्टर था वो था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन हमारी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू भेजा गया था। उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वहां पे, वो कौन सी गवर्नमेंट थी, टोरी गवर्नमेंट थी,
ओके, उन्होंने साइमन कमीशन जो है भारत भेजा था। अब ये साइमन कमीशन क्यों भेजा गया था उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो यहाँ पे जो इस कमीशन के जो हेड थे वो सर जॉन साइमन थे, तो इसलिए उनके नाम पे जो है इसका नाम रखा गया था। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द सर जॉन साइमन। और इस कमीशन ने जो है यहाँ पे ये बात बताई कि चलो ठीक है, ब्रिटिशर को तो ये लग ही रहा था यार ये बहुत ज्यादा जो है हमारे अगेंस्ट हो रहे हैं इंडियंस, अब किस तरीके से हम जो है इनका ध्यान भटकाए या किस तरीके से इनको हम अपने फेवर में लेकर आए। तो इन्होंने कहा क्या, द कमीशन वाज मेड टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनवा देते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज ये करते हैं कि आपका खुद का रूल होगा, ठीक है, आपकी खुद की गवर्नमेंट होगी, आप अपने तरीके से काम करो, लेकिन आपके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट रहेगी। मतलब आप बात समझ रहे हैं कि उनका रूल हमारे ऊपर रहेगा ही रहेगा, बस हम अपने तरीके से अपने अकॉर्डिंग हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। उन्होंने ये चीज बोली, ओके। बट सिंस ऑल द मेंबर्स इन द कमीशन वर ब्रिटिश, और टोटल मिला के यहाँ पे 7 मेंबर थे, जितने भी मेंबर थे ब्रिटिशर थे, तो इंडियन जो लीडर है उन्होंने इसको अपोज करा, ठीक है। और जो ये साइमन कमीशन जो इंडिया आया था वो आया था 1928 में, और इसको एक स्लोगन एक नारे के थ्रू जो है वापस भेजा गया था। वो क्या था कि साइमन गो बैक, ठीक है, साइमन वापस जाओ। इन्होंने जो है ये इस तरीके से इसको भेजा था। नाउ ऑल पार्टी ज्वाइन द प्रोटेस्ट, हर किसी ने जो है इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करा। एंड इन अक्टूबर 1929 लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड अ वेज ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडियन, बट इट्स टाइमिंग वाज नॉट स्पेसिफाइड। तो लॉर्ड इरविन उस टाइम पे जो है वसराय थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो उन्होंने एक बात बोली कि चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम आपको आपका पूरा प्रॉपर स्टेटस दे देंगे। लेकिन इन्होंने कोई फिक्स टाइम नहीं बताया, मतलब एक बात कह दी कि हम आपको एक प्रॉपर जो है स्टेटस दे देंगे आपका, ठीक है। तो लेकिन मतलब दिलासा है कि हाँ हम दे देंगे, लेकिन ये नहीं पता कब मिलेगा, ओके। तो ही ऑल्सो ऑफर टू होल्ड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने बोला कि हम एक राउंड टेबल जो है जो मीटिंग रखेंगे, जहां में आपके जो है फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, किस तरीके से होगा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके। ओके नाउ नेक्स्ट, अब यहां पे क्या हुआ, जो पीछे जो मैंने आपको बताया था कि जो जवाहरलाल नेहरू जी है, ठीक है, उन्होंने जो है, और जो दूसरे हमारे जो सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने जो है मना कर दिया था कि आप पार्टी बनाने की बजाय जो आप कह रहे हो कि हम इलेक्शन में जाएंगे और उस वजह से हम जो अपना स्वराज पा सकते हैं, तो वो इनको सही नहीं लगा। तो इन्होंने उस टाइम पे पूर्ण स्वराज की मांग करी। मींस पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है इन्होंने उसकी डिमांड करी, डिपेंडेंस, ओके। और इन्होंने एक रिजोल्यूशन पास कर दिया 1929 में कि हमें जो अपना सेल्फ रूल चाहिए। और इन्होंने एक बात बोली कि 26 जनवरी जो नेक्स्ट ईयर आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे और हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें जो है मिल जाएगी। इन्होंने ये बात बोली। लेकिन इस जो इन्होंने रिजोल्यूशन पास करा, जो पूर्ण स्वराज की इन्होंने मांग करी, ज्यादा लोगों ने इसको जो है वो नहीं दिया, मतलब फेवर नहीं करा। इन द सेंस आप कह सकते हो ज्यादातर लोग बढ़ चढ़ के इसके जो है फेवर में नहीं गए। फेवर इन द सेंस कह सकते हो कि इनके पास नहीं गए, कि ज्यादातर लोगों ने सेलिब्रेट ही नहीं करा, ठीक है। तो ये मूवमेंट जो है नॉर्मल सी रह गई, ठीक है। तो इसको हाँ एक और चीज, ये आपके 9th क्लास में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी को क्यों पास करा गया। तो इसका जो रीजन है वो यही है कि हमने जो डेट चुनी थी 26 जनवरी कि हम इस दिन जो है अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन वो चीज नहीं हो पाई। तो इसलिए हमने क्या सोचा कि यार एक काम करते हैं कि आगे आने वाले इन फ्यूचर जब भी हमारे देश के लिए कुछ अच्छी चीज होगी तो वह हम 26 जनवरी को ही करेंगे, ओके। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन भी रेडी हो जाता है, ये आप यहां से कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में क्या फर्क है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का बेसिक मतलब था कि आप ब्रिटिशर को कोऑपरेट मत करो किसी भी चीज में। लेकिन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में क्या था कि एक तो आप ब्रिटिशर को कोऑपरेट भी नहीं करेंगे, और दूसरा आप उनके जितने भी रूल्स है उनको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है, ये इसमें था। So Mahatma Gandhi believed that salt could be a powerful symbol to unite the whole nation। मैं आपको सॉल्ट मार्च के बारे में बता रहा हूं। इसमें था क्या, ब्रिटिशर क्या करते थे कि हमारे जो सॉल्ट है, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स लगाना उन्होंने चालू कर दिया था, और प्लस हमारा जो सॉल्ट है वो हम खुद बना भी नहीं सकते। अब एक पर्सन जिसकी बेसिक नेसेसिटी है सॉल्ट,
ना वो उसको बना सकता, और उसके ऊपर टैक्स भी देना है। एक इंसान जो बहुत गरीब है, जो अभी भी आपके देश के अंदर इकोनॉमिक जो है इतनी ज्यादा कंडीशन खराब चल रही है, इकोनॉमिक डिप्रेशन है, और उसके साथ साथ आपके साथ ये चीज हो रही है। तो महात्मा गांधी ने ये सोचा कि जो सॉल्ट है वो एक पावरफुल सिंबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे अब देश के लोगों को साथ करना है। मैं किस तरीके से साथ करूं? तो उन्होंने ये सोचा कि मैं जो है सॉल्ट लॉ ब्रेक करूंगा, और तभी जाके मेरा देश जो है एक साथ होगा, अगर मैं एक साथ मिलके इस मूवमेंट को जो है लोगों के साथ आगे चलाता हूं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग द ब्रिटिश सॉफ्टेड एट द आइडिया abolishing the salt tax was among many demanded which raised by the Gandhi ji through a letter to Vasra Irwin। महात्मा गांधी जी ने जो इरविन है, ठीक है, जो लॉर्ड इरविन है, उनको 11 जो है डिमांड जो है रखी थी उनके सामने एक लेटर के अंदर। और लॉर्ड इरविन को लगा यार ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, मेरे को मतलब उन्होंने बहुत हल्के में लिया गांधी जी को कि ऐसा तो कुछ नहीं है। और गांधी जी ने कहा था कि अगर आप मेरी डिमांड पूरी नहीं करोगे तो हम जो है ये सॉल्ट जो है मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर देंगे। तो उन्होंने बहुत हल्के में लिया, लेकिन महात्मा गांधी जी ने जो ये चीज आप जो इन्होंने बोला वो आगे करा। तो द सॉल्ट मार्च, जिसको डांडी मार्च कहा गया था, ये स्टार्ट करी गई महात्मा गांधी जी के थ्रू 12 मार्च 1930 को। कहां से स्टार्ट करी गई थी? इनके आश्रम साबरमती आश्रम से। कहां तक? डांडी। ओके, ये गुजरात में, वहां तक चली। He was accompanied by 78 volunteers। इनके साथ इनके कुछ 78 volunteers भी इनके साथ गए। ओके, they walked for 24 days to cover a distance of 240 miles। मतलब 24 दिन तक चलते हैं ये, कितना 240 माइल डिस्टेंस, मतलब एक दिन में ये 10 माइल चलते हैं। और जहां पे भी रुकते थे ये, वहां पे अपने जो है भाषण दिया करते थे, अपनी बातें बताते थे। बहुत सारे लोग आके वहां पे सुनते थे इनको, चाहे औरत हो गए, बच्चे हो गए, ठीक है, सब आके इनको सुनते थे। Many joined them on the way। बहुत सारे लोगों ने इनको ज्वाइन करा। On 6 अप्रैल 1930 गांधी जी जो है वहां पर जाकर, ठीक है, कहां पर जो महात्मा गांधी डांडी जाकर वहां पे इन्होंने क्या करा, जो है सॉल्ट लॉ ब्रेक करा, मतलब एक मुट्ठी भर जो इन्होंने नमक बनाया। और जैसे ही महात्मा गांधी जी ने ये करा तो देश के अलग अलग हिस्सों में ये लॉ जो ये लॉ है, सॉल्ट लॉ जो है, ठीक है, इसको ब्रेक करा गया। ठीक है, सो द सॉल्ट मार्च मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसऑर्डरेंट मूवमेंट। और जो सॉल्ट मार्च है, इसी से जो है सिविल डिसऑर्डरेंट मूवमेंट की जो है स्टार्टिंग हो जाती है। Now, thousands of the people broke salt law in the different part of the country, जो जस्ट मैंने आपको बताया, and people demonstrated in front of the government salt factories। ठीक है, और जो लोग है, ठीक है, सॉल्ट फैक्ट्री है, ठीक है, उसके बाहर जाके जो है वो अब डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, अपना जो है जो गुस्सा है वो दिखा रहे हैं। ओके, फॉरेन क्रॉस को जो है बाइकआउट करा गया, पीजेंट ने जो है रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया, विलेज ऑफिशियल ने जो है रिजाइन कर दिया, ट्राइबल लोगों ने जो है वहां पे फॉरेस्ट लॉ तोड़ दिए। मतलब अब बहुत ही बड़े पैमाने पे ये मूवमेंट चल रही है। ठीक है, और इसको जो है मतलब जो लोग है, ठीक है, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब होता क्या है कि जब ये मूवमेंट चलती है तो ब्रिटिशर को लगता है कि यार ये बहुत ही ज्यादा हमारे जो अगेंस्ट हो रही है चीजें, अब किसी ना किसी तरीके से इसको जो है संभालना चाहिए। तो इन्होंने क्या करा कि when things began to take a violent turn, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। महात्मा गांधी जी ने मूवमेंट जो है ये वापस ले ली। ऐसा क्या हुआ? इसमें ये था कि साइंड अ पैक्ट विद द इरविन ऑन 5 मार्च 1931। इरविन के साथ एक पैक्ट साइन हुआ। क्या साइन हुआ कि उन्होंने ये कहा कि आप हमारे साथ जो है सेकंड राउंड टेबल जो है कॉन्फ्रेंस में आइए, ठीक है, जो भी आपकी डिमांड होगी वहां रखी जाएगी। और प्लस यहाँ पे क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों को उस टाइम पे जो है अरेस्ट कर लिया गया था, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, तो ये बात हुई थी कि ब्रिटिशर उनको छोड़ देंगे, और महात्मा गांधी जी कह रहे थे कि हम अपनी मूवमेंट वापस ले लेंगे। सो दिस वाज कॉल्ड द गांधी इरविन पैक्ट। तो इसको गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। As per the pact, Gandhi ji agreed to participate in the round table conference in London. In lieu of that, the government agreed to release the political prisoners। जो मैंने अभी आपको बताया कि वो राउंड टेबल जो है वहां पर जो गांधी जी है वो हिस्सा लेंगे, और प्लस जो गवर्नमेंट है वो लीडर्स को छोड़ देंगी। गांधी जी went to London in December 1931। Now, the negotiation broke down and the Gandhi ji had to return with the disappointment। अब हुआ क्या, इनको तो ये कहा गया था कि आपकी सारी बातें सुनी जाएगी, ठीक है, जो भी आपकी डिमांड है वो रखी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जो वहां से डिसअपॉइंट होकर आए, और जब ये भारत आते हैं तो इनको यहाँ पर आके ये पता चलता है कि जितने भी लीडर्स है वो अभी तक जो है जेल के अंदर है। ओके, और प्लस एक और चीज हुई थी, कांग्रेस पार्टी को बैन कर दिया गया था। ठीक है, कि अब कांग्रेस पार्टी यहाँ पे होगी नहीं। तो अब गांधी जी को लगा कि यार ये तो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, पहले कुछ और बात बोलते हैं, और गांधी जी के ना होने से इन्होंने जो उसका बहुत फायदा उठाया। ओके, तो कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल एंड मेनी मेजर्स वर टेकन टू प्रिवेंट
मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड बॉयकॉट। ओके, और बहुत सारी ऐसी चीजें करी गई जिससे जो मीटिंग्स है पार्टी की, ठीक है, या जो भी वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं, उसको बचाया जा सके ब्रिटिशर्स के द्वारा। सो महात्मा गांधी ने दोबारा से सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो स्टार्ट कर दी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि अब इस टाइम पे जो है मोमेंटम जो था इसके जो मूवमेंट का, ठीक है, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में तो लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन अब लोगों को लगा यार कि एकदम से हमारे लिए बहुत चीज अच्छी हो रही थी, लेकिन उसको हटा दिया गया, ठीक है, तो लोग अब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे, ठीक है, इसलिए मूवमेंट जो है धीरे धीरे क्या हो गई, शांत हो गई। ओके, नाउ हाउ पार्टिसिपेंट सो द मूवमेंट। अब जो इसमें हिस्सा ले रहे थे मूवमेंट के अंदर, उन्होंने इसको किस तरीके से देखा। सो द पाटीदार्स ऑफ गुजरात, ओके, एंड द जट्स ऑफ द यूपी वर एक्टिव इन द मूवमेंट्स। ये लोग जो है मूवमेंट के अंदर जो इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। दे बिकेम एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट एंड बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931। वही चीज जो मैंने आपको बताई कि इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अपना जितना भी हो सकता था उतना दिया, 100% से ज्यादा इन्होंने जो है इन्वॉल्वेशन दिया। बट जब इनको ये पता लगा कि मूवमेंट वापस ले ली गई है तो इनको बहुत दुख हुआ। ओके, so when the movement was restarted in 1932 many of them refused to participate। तो बहुतों ने तो मना ही कर दिया कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। and the poor peasant joined a variety of the radical movements often led by the socialist and the communist। और जो गरीब किसान थे उन्होंने रेडिकल मूवमेंट्स को ज्वाइन करा। क्यों? क्योंकि अब लोगों को थोड़ा बहुत ये लगने लग गया यार कि अगर हम वॉलेंट तरीके से इनके जो अगेंस्ट चलेंगे ना तो ज्यादा अच्छा है। तो जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ने जो रेडिकल मूवमेंट चलाई थी वो लोग उसमें शामिल हो गए। ओके, टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। ओके, हुआ क्या कि जो हमारा जैसे होता क्या है कि जितने भी हमारे पे ब्रिटिशर्स के जो साथ जो काम कर रहे थे यहाँ पे हमारे जो बिजनेस ऑफिशियल थे, ठीक है, उन्होंने उनके साथ कॉन्टेक्ट तोड़ दिया, ट्रेड तोड़ दी, ठीक है। तो एक तो उनके लिए इकोनॉमिक जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी ब्रिटिशर के साथ, और इन लोगों ने अब हमें सपोर्ट करना चालू कर दिया कि हमारी मूवमेंट के अंदर जो भी पैसे की नीड है, ठीक है, बाकी जो चीज है, ठीक है, वो इन्होंने प्रोवाइड कराई। एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये फुल फॉर्म है FICCI की, 1927 में वाज फॉर्म, इन्होंने इसको बनाया। द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च। ठीक है, जो सबसे पहले जब मूवमेंट स्टार्ट करी गई थी तो इन्होंने इकोनॉमिकली जो है मूवमेंट में अपना हिस्सा दिया था इन लोगों ने, ठीक है, इस जो है हमारी कॉर्पोरेशन ने हिस्सा दिया था। ओके, एंड सम ऑफ द इंडस्ट्रीज वर्कर डिडंट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, लेकिन कुछ हमारे ऐसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं जिन्होंने जो है इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया था। एंड इन 1930 एंड 1932 रेलवे वर्कर और जो डॉक वर्कर्स थे, ओके, वो सब स्ट्राइक पे चले गए थे, ठीक है, मतलब वो एज इस मूवमेंट के फेवर में थे तो वो स्ट्राइक पे चले गए, ठीक है। तो ब्रिटिशर को जिस तरीके से हो सकता था हम लॉस दे रहे थे, ठीक है, जिस तरीके से अपोज कर सकते थे हम कर रहे थे। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। ओके, विमेन का भी यहाँ पे बहुत अच्छा रोल था, ठीक है, कि वुमेन भी अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा दे रही थी, जिस भी फील्ड से जैसे वो कहीं से आ रही थी, ठीक है, वहां से उन्होंने अपने तरीके से जितना भी हो सकता था उन्होंने यहाँ पे जो है हिस्सा लिया था। ओके, एंड बट फॉर अ लॉन्ग टाइम कांग्रेस वाज रिलुक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन वही था कि बहुत लंबे टाइम तक जो है कांग्रेस ने कोई एक ऐसी पोजीशन नहीं दी थी अपने जो है पार्टी के अंदर वुमेन को कि वो भी जो है वहां पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके पार्टी के अंदर, ठीक है। अब इसमें आपने एक चीज देखी होगी जो पीछे मैंने आपको बताया कि जब ये मूवमेंट पीछे चल रही थी, ओके, नॉन कोऑपरेशन चल रहा था, ठीक है, सत्याग्रह जो चल रही थी, तो उसमें है ना देश के अलग अलग हिस्सों में लोग उसको गलत तरीके से जो है इंटरप्रेट कर रहे थे। मतलब क्या हुआ कि हर एक जगह आपने देखा कि जैसे हमने पीछे औध किसान सभा के वहां पे देखा या अलूरी सीताराम राजू वाला केस देखा, ठीक है, बहुत सी जगहों पे इसको गलत तरीके से समझा रहा था कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो है क्या, वो अपने तरीके से उसको जो सोच के कुछ भी कर रहे थे। तो महात्मा गांधी जी ये चाहते थे कि जो ये मूवमेंट है ना वो सबको समझ आए और सब एक ही तरीके से उसके साथ चले। और ये चीज कब स्टार्ट हुई थी? सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट सॉल्ट मार्च से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तो ये आप याद रखना। ओके, नाउ द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। अब यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो दलित्स हैं, ठीक है, जो एड्रेस एज अनटचेबल वर नॉट मूव बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। बेसिकली ये जो है जो एक सेक्शन है, ठीक है, ये कभी भी जो है स्वराज के जो है उससे आगे चला ही नहीं। क्यों? ये इन्होंने ज्यादा इसमें इन्वॉल्वेशन नहीं दिखाई। महात्मा गांधी जी यूज्ड टू कॉल देम हरिजन्स और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड विदाउट
whom Swaraj could not be achieved। जैसे आपको पता ही, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जो लोअर सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे इनको दलित जो है कहा जाता था, अनटचेबिलिटी जो है प्रैक्टिस करी जाती थी। ओके, तो ये उस चीज को देखते हुए इन्होंने इस चीज को अपोज करा था, ठीक है, इन सेक्शन ने। और महात्मा गांधी जी ने ये बोला था कि देखो कि जो ये है, ठीक है, इन्होंने जो है दलित को हरिजन्स के नाम से जो है पुकारा था, और जिनका मतलब था कि ये भगवान के बच्चे हैं, ठीक है, और बिना इनके हम कभी भी स्वराज को पा नहीं सकते, ठीक है। ये महात्मा गांधी जी ने अपनी बात बोली थी। ओके, ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह फॉर द अनटचेबल्स बट दे वर कीन ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। जो महात्मा गांधी जी है उन्होंने इनके लिए सत्याग्रह चलाया, ठीक है, कि हम जो है जो तुम्हारी अनटचेबिलिटी जो प्रैक्टिस है, ठीक है, मैं जो है उसको खत्म करवाऊंगा। लेकिन ये कुछ और चाहते थे, ठीक है, जो पॉलिटिकल जो सॉल्यूशन था उसमें जो है इनका वो था, जो दलित है, ठीक है, वो क्या था, दे डिमांडेड रिजर्व सीट्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड अ सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब इन्होंने कहा एक तो देखो हमें जो है अपने जो है खुद को ऊपर उठाना है, ठीक है, और वो हम तभी कर सकते हैं जब हमारी एजुकेशन अच्छी होगी। तो आप एजुकेशन के अंदर हमें रिजर्वेशन दीजिए। इन्होंने कहा था कि आप हमें जो 1/3 रिजर्वेशन दीजिए यहाँ पे, ओके, और प्लस हमारा अलग से एक इलेक्टोरेट बना दीजिए। इन्होंने ये डिमांड रखी थी। एंड B.R. अम्बेडकर जी हु ऑर्गेनाइज द दलित into the depressed classes association 1930 clashed with Mahatma Gandhi ji at the second round table conference by demanding separate electorate for Dalits। तो इनका जो B.R. अम्बेडकर जी है, ठीक है, इन्होंने जो अपनी दलित जो डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाई थी, ठीक है, 1930 में, ठीक है, इनका जो क्लैश हो जाता है महात्मा गांधी जी से। क्यों? क्योंकि वहां पे अपनी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जब वहां पे जाते हैं तो वहां पे जो है ये डिमांड करते हैं कि हमें अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। लेकिन यहाँ पे इनकी बात नहीं रखी जाती, महात्मा गांधी जी मना करवा देते। द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। अभी पूना पैक्ट क्या था? जो महात्मा गांधी जी और B.R. अम्बेडकर है, इनके बीच में एक जो है पैक्ट साइन होता है जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है। ओके, गेव द डिप्रेस क्लासेस लेटर टू बी नोन एज शेड्यूल कास्ट। जो इनको बाद में आप अभी भी पढ़ते हो अपनी बुक्स के अंदर, इनको SC से जो है बिलोंग करा जाता है। इनको सीट्स दी गई कहां पे? हमारी प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर। तब जाके इनके बीच में जो है ये पैक्ट साइन होता है, और इसी पैक्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे रिजर्वेशन दी जाती है। एंड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन Khilafat movement, Muslim felt alienated from the Congress due to which the relations between Hindu and the Muslim wasn't। अब हमने पीछे एक मूवमेंट देखी थी, वो मूवमेंट कौन सी थी? नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। वहां पे मुस्लिम्स को ये लगा यार हम है ना बहुत पीछे रह रहे हैं, ठीक है, मतलब हम इस मूवमेंट में तो है लेकिन हमारी बातें रखी नहीं जा रही है, ठीक है, या कहीं हम यहाँ पे मिस हैं, ठीक है, बहुत सी चीजों में। तो उन्होंने मतलब वो उनको ये लगा कि यार मतलब ये हमारे साथ गलत हो रहा है, और इसी के चलते हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में अब गैप्स बढ़ने लग गए। मोहम्मद अली जिन्ना जो उस टाइम पे जो है जो मुस्लिम लीडर थे, ओके, वाज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट इफ मुस्लिम वर एश्योर्ड रिजर्व्ड सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविजन। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो ये कह रहे थे कि हम अपनी जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करते हैं वो हम वापस दे देंगे, और हम वो डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन कब? जब आप हमें क्या करेंगे? हमें एश्योरेंस देंगे कि हमें रिजर्वेशन मिलेंगी सीट्स की, कहां पे? सेंट्रल असेंबली में, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? जहां पे हमारी जो पॉपुलेशन है ज्यादा है, ठीक है, उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमें जो है सीट्स चाहिए। ओके, कि जहां जहां पे हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग हमें वहां पे सीट्स चाहिए, ठीक है, तो फिर हम आपसे इस चीज की डिमांड नहीं करेंगे। नेवरदलेस द होप ऑफ रिजॉल्विंग द इशू एट द ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन 1928 disappeared when M.R. Jacker of the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at compromise। अब हुआ क्या कि जो इन्होंने डिमांड करी थी, ठीक है, ये आगे वैसे बन ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो 1928 में हो रही थी, यहां पर एक पर्सन जिनका नाम था M.R. जैकर, उन्होंने वहां पे इस पॉइंट को बहुत ही ज्यादा, ठीक है, मतलब कैसे को स्ट्रांगली जो है अपोज किया था कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, ठीक है, आप हमारे साथ रहिए, हमारे साथ मिलकर करिए सारी चीजें, ठीक है, तो ठीक है, अगर आप अलग हो जाएंगे तो उसका फायदा नहीं है, फिर हम इस चीज को आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। सो देखिए यहां तक हमारा जो चैप्टर है, जितने मूवमेंट्स है हमारे चैप्टर के अंदर सब हम पढ़ चुके हैं। अब लास्ट में जो है हम इसमें पढ़ते हैं कि द सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि इसका मतलब है कि सामूहिक अपनापन, ठीक है, मतलब सेल्फ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब सामूहिक अपनापन, जो हम अपने लिए, ठीक है, अपने देश के लिए जो चीजें कर रहे हैं वो क्या थी?
So the nationalist movement spread when people belonging to different regions एंड कम्युनिटीज बिगिन टू डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। मतलब आपने ये चीज देखी है कि जितने भी लोग थे, ठीक है, वो अलग अलग जो है कैटेगरी से, ठीक है, अलग अलग पार्ट से यहाँ पर आ रहे थे, ओके, और वो सब मिलकर, ठीक है, इसमें हिस्सा ले रहे थे। तो इसीलिए ये हमारी कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, ठीक है, सामूहिक अपनापन, ठीक है, जो है हुआ, तब जाके ये मूवमेंट आगे सक्सेसफुल हो पाई, तब जाके हमें आजादी मिल पाई। अगर ये लोग साथ नहीं आते तो हो सकता है कि शायद हम अभी भी इस तरीके से चलते उनके साथ, ब्रिटिशर के साथ। So the identity of nation is most often symbolized in figure or an image। जैसे आप देखते हैं, आप अपनी जो है बाकी हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ते हैं कि जो आप अपने देश है, ठीक है, उसको आप एक पिक्चर की फॉर्म में सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे क्या हुआ कि एक पिक्चर दिखाई गई जिसमें क्या बता रखा है कि द इमेज ऑफ भारत माता, ठीक है, कि जो हमारा देश है उसको भारत माता के जो है फॉर्म में रिप्रेजेंट करा गया एज अ इमेज, okay, was first created by Bankim Chandra Chattopadhyay ji in 1870 when he wrote Vande Mataram for our motherland। ठीक है, उन्होंने हमारे लिए जो है, हमारी मातृभूमि के लिए जो है वंदे मातरम लिखा था, और उन्होंने जो है हमारे भारत माता की सबसे पहले क्या करी थी, इमेज बनाई थी, ठीक है। और फिर इन्होंने अपनी नॉवल में भी जो है इस गीत के बारे में जो है लिखा हुआ है। देन इंडियन फोक सॉन्ग जो गाए गए उस टाइम पे, ओके, फोक टेल्स गाए गए, ओके, लोगों के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट रोल था जो उस टाइम पे उन्होंने अपने आइडियाज दिखाए थे, कैसे हम अपने नेशनलिज्म को, ठीक है, अपने देशभक्ति को दिखा सकते हैं। एंड इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर जी एंड इन मद्रास नतेशा शास्त्री जी मेड कलेक्शन ऑफ फोक टेल्स, यहाँ पे फोक टेल्स लिख लीजिएगा, ठीक है, गलत है, एंड सॉन्ग्स विच लेड द मूवमेंट फॉर फोक रिवाइवल्स। तो मतलब इन्होंने जो है फोक टेल्स लिखी, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जो है मतलब सॉन्ग्स लिखे, ठीक है, जो आगे चल के बहुत जो है गाए गए लोगों के द्वारा, ठीक है, जो आज भी हमारे जो है यूज करे जाते हैं। एंड नाउ ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट अ ट्राई कलर रेड ग्रीन येलो फ्लैग was designed in बंगाल। हमारा जो एक है जो फ्लैग है वो बनाएगा ट्राई कलर, जिसमें 3 कलर कौन से थे, रेड, ग्रीन और येलो, ठीक है। एंड इट हैड 8 lotuses representing 8 provinces and a crescent मून रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम। तो यहाँ पे 8 लोटस थे, ठीक है, और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमारे 8 प्रोविनेंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और यहाँ पे जो वो था मून था, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम्स को, ओके। तो आप ये देख सकते हैं कि इमेज के थ्रू आप जो है चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज द मीन्स ऑफ द क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू रीइंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री। The nationalist writers urged the reader to take pride in the India's great achievements in the past and the struggle to change the miserable conditions of the life under British rule। तो यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि कैसे जो हमारे नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, ठीक है, ये उभर कर आई थी। ये जो हिस्ट्री में आप देखते हैं, ठीक है, जो हमारे साथ इतना सब हुआ था उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था इस मूवमेंट के अंदर। एंड द नेशनलिस्ट राइटर्स जो इन्होंने जो इसके बारे में लिखा है, ठीक है, उन्होंने ये कहा है, अर्ज किया है कि जो रीडर्स है, ठीक है, टू टेक प्राइड, क्या प्राइड कीजिए कि कैसे जो आपके जो इंडिया के अंदर जो अचीवमेंट करी गई थी पीछे जो पास्ट में, ठीक है, वो कितनी ज्यादा थी, मतलब कितना स्ट्रगल करा था उन लोगों ने, ठीक है, कितना सब कुछ फेस करा था, ओके, और उस वजह से जो है आज आप जो ब्रिटिश रूल से आजाद है, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो है बहुत पसंद आएगा। तो ऐसे ही मैं आगे आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लाता जाऊंगा।